Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमें कमेंट्स आया था कि सितंबर 2016 की पेपर 1 की ज़बान 2 के बारे में समझाने का। तो इस पेपर में हम समझेंगे पेपर 1 की ज़बान 2 है ये, जिसमें पेडागोजी और कुछ चुनिंदा सवालों पर तफसीर से मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहला सवाल, बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका। अब बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, फितरी होगा, बच्चों के लिए एक बोझ होगा, बच्चों के लिए मुश्किल होगा। तो बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा। नंबर 1 बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि फितरी सिर्फ मादरी ज़बान होती है। मादरी ज़बान के अलावा कोई ज़बान फितरी माहौल में सीखी नहीं जाती है। बच्चों के लिए बोझ होगा और बच्चों के लिए मुश्किल होगा, ये दो खुद ब खुद हमारे निकाल देते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हक़ तालीम के मुताबिक हर बच्चों को सीखने का हक़ हासिल है। तो हक़ तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक़ हासिल है अपनी मादरी ज़बान में। तो नंबर 3 बिल्कुल सही चला जाएगा कि मादरी ज़बान में तालीमी हक़ के मुताबिक हमें अपनी सीखने का हक़ मादरी ज़बान में है। देखते हैं अगला सवाल। पहली जमात के तलबा के लिए ज़बान की तदरीस का सबसे अच्छा मौजू कौन सा है? सबसे अच्छा मौजू कौन सा होगा उनके लिए? तो उनके लिए सबसे अच्छा मौजू होगा मेरा घर, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और पहली जमात का तालिब इल्म अपने घर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता होगा। तो इसके हिसाब से 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा कि मेरा घर पहली जमात की तलबा के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। देखते हैं अगला सवाल। उस्ताद तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा अदब अतफ़ाल के मुताले की तरगीब देता है, इस तरह वो तलबा में किस महारत की इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहा है? अगर तालिब इल्म ज़्यादा से ज़्यादा अदब अतफ़ाल का मुताला करेंगे तो उनमें पढ़ने की महारत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगी। तो नंबर 3 बिल्कुल सही चला जाएगा। एक उस्ताद जब आमोज़गारों को हुर्फ़ तेज़ी के मुख्तलिफ़ हुरूफ लिखना सिखाता है, उन्हें सीधी, टेढ़ी, आड़ी और गोल लकीरों की मदद से हुर्फ़ बनाने के लिए कहता है। इस अमल को कहते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? स्ट्रोक राइटिंग। अब स्ट्रोक राइटिंग होती क्या है? जिसमें चंद अल्फाज दिए होते हैं और उसे बच्चा पेंसिल की मदद से उसे मुकम्मल करता है। जैसे चंद अल्फाज दिए होते उसे तालिब इल्म पेंसिल की मदद से मुकम्मल करता है, वो स्ट्रोक राइटिंग कहलाती है। देखते हैं आमोज़गारों में बोलने की महारत को सबसे बेहतर ढंग से फ़रोग़ दिया जा सकता है अगर उन्हें मौका दिया जाए। किस बात का मौका दिया जाए उन्हें? कि उनको हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के, ज़बान की साख्त का तज्ज़िया करने से, मॉडल ऑडियो सुनने से या मुश्किल मतन पढ़ने से। तो नंबर 1 बिल्कुल सही चला जाएगा, हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के उनको मौके दिए जाए। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दर्ज झेल में से लिखने का पहला मरहला कौन सा है? लिखने का पहला मरहला है रहनुमाई में लिखी हुई तहरीर, क्योंकि बच्चा रहनुमाई में लिखता है सबसे पहले, वही उसका लिखने का सबसे पहला मरहला साबित होता है। कहानी पढ़ते वक्त चौथी जमात का सामये का साबका किसी गैर मानूस लफ्ज़ से पढ़ता है, तो उसे क्या करना चाहिए? अब कहानी पढ़ते वक्त वो कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ता है जो उसको समझ में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे वो सियाक के मुताबिक मानी कियास करना चाहिए। अब सियाक के मुताबिक मानी कियास करने से मुराद कहानी पढ़ते वक्त, यहाँ पे वक्त नहीं लिखा हुआ है, तो कहानी पढ़ते चौथी जमात के सामने, तो हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं सियाक के मुताबिक मानी कियास करेंगे कि कहानी पढ़ते वक्त। बढ़ते अगले सवाल की ओर। मुसलसल और जामा तय्युनी कद्र कौन सी जात से मुराद है? ये जात से मुराद है मुतालमाना और मुतालमाना मैदानों की जात। तकरीबन ये 4 से 5 मरतबा इस सवाल का दौरा किया गया है, जिसमें ये तालिब इल्मों को समझने में सबसे ज़्यादा मज़ीद साबित होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कहानी सुनाना तदरीस का एक तरीका है जो आमोज़गारों की खाली जगह में इजाफ़ा करता है। इस खाली जगह में किस बात का इजाफ़ा करता है? तो सुनने और बोलने की महारत में इजाफ़ा करता है। अब वो कैसे? कहानी तालिब इल्म सुनेगा और तभी सुनाएगा, तो सुनने और सुनाने का अमल होता है, तभी इस महारत की जांच होती है। नंबर 3 बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला सवाल है, शायरी पढ़ाने का मकसद है। शायरी पढ़ाने का मकसद क्या है? तो
احساسات اور خیالات کا سراہنا، روانی اور درستگی میں اضافہ کرنا، نظم کو زبانیات کرنا، تلفظ کو بہتر بنانا۔ تو یہاں پہ روانی اور درستگی میں اضافہ کرنا ہی شاعری پڑھانے کا اصل مقصد ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2 بالکل صحیح رہے گا۔ درج ذیل طریقوں میں سے کس میں مادری زبان کی مداخلت کی اجازت نہیں ہے؟ اب مادری زبان میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے وہ ہوتا ہے راست طریقہ۔ اب راست طریقہ ایسا ہوتا ہے جس میں ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے، جبکہ جو لسانی، سمی لسانی اور فطری طریقہ یہ زبان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ مداخلت نہیں ہو رہی ہے وہ صرف راستے کے طریقے میں نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے، زبان کی آموزش میں روانی کا مطلب ہے۔ روانی کا مطلب ہوتا ہے کہ آسانی سے بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ نمبر 1 بالکل صحیح رہے گا، جبکہ لکھنے میں کمی ہونا، قواعد پر اچھی گرفت، اچھا تلفظ، اس کا معنی روانی سے بالکل بھی نہیں ہے۔ درج ذیل میں سے کون سی سرگرمی فوری خواندگی کا حصہ ہے؟ فوری خواندگی کا حصہ ہوتا ہے پڑھنا اور معنی اخذ کرنا ہی سب سے پہلے فوری خواندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ فوری خواندگی یعنی سیکھنے کے بعد کا عمل، خواندگی یعنی سیکھنا، پڑھنے کا سیکھنے کا طریقہ، اس میں فوری یعنی بعد کا طریقہ، تو پڑھنا اور معنی اخذ کرنا۔ درج ذیل میں سے کس کا شمار ادب میں ہوتا ہے؟ تو کس کا شمار ادب میں ہوتا ہے؟ تو اخبار میں شائع ہونے والے اشتہار، جبکہ حلوہ بنانے کا طریقہ، مضمون کا، لغت کا، یہ ادب میں نہیں آتے۔ اخبار میں شائع ہونے والے اشتہار کا شمار ادب میں ہوتا ہے۔ پر جو اقتباس دیا ہوا ہے، اقتباس تو آپ یقیناً حل کر سکتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔